हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने कुल 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपने देखा चैप्टर नंबर 10 जो अणुगति सिद्धांत एवं गैसीय नियम नाम से था। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊष्मीय प्रसार, और ये ऊष्मा वाले यूनिट का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अगर पूरे सिलेबस से देखें चैप्टर नंबर ये 11 है, लेकिन अगर ऊष्मा वाले यूनिट से देखा जाए तो ये ऊष्मा वाले यूनिट का चैप्टर नंबर 3 है। यानी 2 और ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें हम ऊष्मा से रिलेटेड बातें करेंगे, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऊष्मीय प्रसार चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ऊष्मीय प्रसार का मतलब समझते हैं। ऊष्मीय प्रसार का मतलब ये होता है कि जब भी किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं तो वो पदार्थ जो है उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन सब बढ़ने लगता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन के गुजरने के लिए जो उसके ऊपर विद्युत तार होते हैं, वो जो है गर्मियों में जो है लचक जाते हैं, है ना, उनमें ढीलापन आ जाता है, क्योंकि वो गर्मियों में जो है ऊष्मीय प्रसार होता है और उसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा ट्रेन की 2 पटरियों के बीच में जहाँ ज्वाइंटिंग होती है वहाँ पर एक स्पेस छोड़ा गया होता है, ताकि जब गर्मियों में उनका प्रसार हो तो वो एक दूसरे को मतलब इस तरीके से करके ऐसे ऊपर ना उठ जाएं, बल्कि इसी जो है क्षैतिज में बनी रहे। ठीक है, पटरियाँ टूटे ना या उखड़े ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं, ऊष्मा जब भी उनको मिलता है तो उनके अंदर प्रसार होने लगता है। इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए, ऊष्मीय प्रसार के बारे में अगर कहें तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो धातु है वो क्षण के रूप में हो, है ना, हो सकता है जो धातु है वो प्लेट के रूप में हो, और ये भी हो सकता है कि वो घन या घनाभ के रूप में हो। ठीक है ना, तो इन तीनों अलग अलग केसेस में, जैसे इसमें आप देखिए खाली इसके पास लंबाई है ना, इसका चौड़ाई इसकी लंबाई की तुलना में नगण्य है, तो हम चौड़ाई को छोड़ रहे हैं। इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और साथ में गहराई या ऊंचाई भी है ना। इसका मतलब ये एक बीमीय आकृति है, ये द्विबीमीय आकृति है, और ये त्रिबीमीय आकृति है। ठीक है, जो एक बीमीय आकृति है इसको हम लोग रेखीय कह सकते हैं, या इसके लंबाई के रूप में कह सकते हैं। इसके पास क्षेत्रफल है ना, लंबाई और चौड़ाई है तो क्षेत्रफल निकल सकता है, और इसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो इसके पास क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब इसमें लंबाई, इस क्षण को जब हम ताप देते हैं, इसके ताप में वृद्धि करते हैं, तो ऊष्मीय प्रसार के कारण इस क्षण की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए हम मान ले रहे हैं कि इस क्षण की जो प्रारंभिक लंबाई है वो थी L, और जब हमने इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करी तो डेल्टा टी वृद्धि करने के बाद इसकी लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर इस क्षण को हमने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो है लंबाई जो है वो डेल्टा एल बढ़ गया। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला आप याद रखिए, उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, और रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई गुणे में ताप वृद्धि। ठीक है, और रेखीय प्रसार गुणांक की बात यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर नहीं होती, बल्कि लंबाई के रिलेटिव जो हम प्रसार पता करते हैं, दैट इज रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू लंबाई में वृद्धि कितना हो गया, तो मान ले ये डेल्टा एल हमने माना है, बटे में प्रारंभिक लंबाई एल और गुणे में ताप वृद्धि डेल्टा टी। ठीक है, तो ये रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला हो गया। अब ये जो रेखीय प्रसार गुणांक, अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो यहाँ से आप मात्रक देखिए, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो दोनों का मात्रक सेम होगा और आपस में कट जाएगा। ये है ताप में वृद्धि, और इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापें तो इसका मात्रक क्या आएगा, अल्फा का 1 डिग्री सेल्सियस, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसी प्रकार अब मान लीजिए इस प्लेट के बारे में बात करें, अगर हम इसका ताप बढ़ा दें तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, अर्थात इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार के यहाँ के केस में जो प्रसार गुणांक निकालते हैं उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब जिस प्रकार आपने देखा कि रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि, बिल्कुल वैसे ही इस प्लेट के केस में हो जाएगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते थे और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि मान लेते हैं डेल्टा ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लिया है हमने ए, और ताप में वृद्धि वही किया है डेल्टा टी, तो बीटा बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और आपने देखा कि ये दोनों फार्मूले आपस में एकदम मिलते जुलते हैं, बस यहाँ लंबाई में परिवर्तन हो रहा था तो लंबाई के लिए हमने लिखा है, यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो क्षेत्रफल के लिए लिखा है। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते थे और इसको बीटा से।
अब आप इन दोनों फार्मूलों को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि तीसरे वाले केस के लिए हमको किस तरीके से फार्मूला लिखना है। ये रेखीय प्रसार गुणांक था, ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक था, और इसको बोलेंगे आयतन प्रसार गुणांक, है ना। मान लीजिए इसका भी अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इसका भी आयतन जो है वो बढ़ेगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई जो भी है तीनों में वृद्धि होगी, अर्थात इसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। ठीक है, अब आयतन में वृद्धि को डेल्टा वी हमने लिखा है, प्रारंभिक आयतन वी माना था, और ताप में वृद्धि कितना हो रहा है, डेल्टा टी। और आयतन प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आयतन प्रसार गुणांक को प्रदर्शित कर रहे हैं गामा से। ठीक है, ये अल्फा इसको कहते थे, इसको बीटा और इसको गामा। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, आपको इन तीनों का फार्मूला याद रखना है। इसके अलावा अगर यहाँ से भी मात्रक की बात करें तो देखिए, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल का मात्रक कटेगा, ताप वृद्धि का मात्रक रखेंगे तो बीटा का मात्रक आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से यहाँ से भी निकालेंगे तो इसका भी मात्रक क्या आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिए, कई बार इनके मात्रकों के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि रेखीय अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, तीनों का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अल्फा, बीटा और गामा का आपने फार्मूला पढ़ लिया। अब अल्फा, बीटा, गामा का फार्मूला पढ़ने के बाद एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप याद रखिए कि अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है इन तीनों में। मान लीजिए कभी आपको अगर बीटा का मान पता हो जाए और आपको अल्फा पता करना हो तो कैसे करेंगे, अगर आपको मान लीजिए अल्फा पता हो, गामा पता करना हो तो कैसे करेंगे, या आपको गामा पता हो तो बीटा कैसे पता करेंगे। तो ऐसे केस में ये रिलेशन आप याद रखिए कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। ठीक है, और यहाँ से ये पता चलता है कि बीटा जो होता है वो अल्फा का 2 गुना होता है और गामा जो होता है वो अल्फा का 3 गुना होता है। अर्थात बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा लिख सकते हैं और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, मान लीजिए अल्फा पता है तो बीटा निकाल लेंगे, या बीटा पता है तो अल्फा निकाल लेंगे। वैसे ही अल्फा और गामा के बीच में भी आपने देखा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको गामा जो है दिया हो और आपको बीटा पता करना हो तो कैसे निकालेंगे, या बीटा दिया हो तो गामा कैसे पता करेंगे। तो बीटा और गामा के बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए, इस वाले इक्वेशन से आप अल्फा का मान निकालिए और उस अल्फा का मान बीटा के रूप में आएगा, और उसको अगर यहाँ रख देंगे तो फिर गामा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से अगर अल्फा का मान निकालते तो कितना था, β/2, और उसको यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। तो ये गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, और ये बीटा और अपान में 2, यानी कि गामा इज इक्वल टू 3/2 इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा और गामा के बीच में संबंध। चलिए, अब इन सारे फार्मूले को आप नोट करिए। कुछ और टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, इसमें बचे हुए जो और टॉपिक हैं जिसमें कुछ और भी फार्मूले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने ठोसों में ऊष्मीय प्रसार देखा था कि ठोसों को गर्म करने पर उसमें किस तरीके से ऊष्मीय प्रसार होता है। अब बात करेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार का। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कांच का बर्तन है और इसके अंदर हमने जो है ये कुछ द्रव रखा हुआ है, और इसको जब ताप देंगे तो इसके अंदर प्रसार होगा। अब देखिए, इसके अंदर जो प्रसार होगा वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो इस द्रव का प्रसार होगा, और दूसरा ये जो कांच का बर्तन है इसका भी कुछ प्रसार होता है। इस आधार पर यहाँ पर आप याद रखिए कि द्रवों में जब प्रसार की बात आती है तो एक होता है बर्तन का प्रसार और दूसरा होता है द्रव का प्रसार। ठीक है, केवल अगर द्रव के प्रसार की बात करें तो उस प्रसार को बोलते हैं आभासी प्रसार। लेकिन केवल द्रव में प्रसार तो हो नहीं रहा है, साथ ही साथ ये बर्तन में भी प्रसार हो रहा है। तो अगर बर्तन और द्रव दोनों के प्रसार को कंसीडर करें तो उसको बोलते हैं जो है बर्तन का प्रसार। ठीक है ना, एक होता है आभासी प्रसार, एक होता है बर्तन का प्रसार, और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो आता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रसार। ठीक है, एक बर्तन का प्रसार हुआ, एक इस द्रव का प्रसार हुआ, और दोनों को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रसार। और ये जो द्रव का प्रसार है उसी को ही आभासी प्रसार कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, वास्तविक प्रसार बराबर आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। और बिल्कुल वैसे ही फार्मूला जैसे आपने पीछे आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला लिखा, बिल्कुल वैसे ही आप आभासी प्रसार गुणांक के लिए लिख लेंगे और वास्तविक प्रसार गुणांक के लिए लिखेंगे, और जो बर्तन का प्रसार गुणांक है उसके लिए भी लिखेंगे। बस अंतर देख लीजिए, जब द्रव का हम आभासी अपारेंट, ए फॉर अपारेंट है, आभासी है, तो आभासी प्रसार गुणांक बराबर होता है आयतन में आभासी परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। इसी तरह से वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर होता है ये वास्तविक आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। ठीक है, अब इसी तरह से अगर बर्तन की बात करें तो बर्तन का प्रसार गुणांक बराबर बर्तन के आयतन में वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे में ताप वृद्धि। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन से अगर हम लोग
यहाँ से जो है गामा ए, गामा आर और गामा जी, ये जो तीनों इक्वेशन आपने देखा है, इन तीनों इक्वेशन से अगर हम मान लीजिए इस आभासी प्रसार का मान, वास्तविक प्रसार का मान और बर्तन के प्रसार का मान निकालें, और ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है कि वास्तविक प्रसार बराबर आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार, तो यहाँ से अगर इन तीनों का मान निकाल के उन तीनों को जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो जो भी चीज़ कॉमन है सब में वो कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी, यानी वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर आभासी प्रसार गुणांक प्लस बर्तन का प्रसार गुणांक। जबकि यहाँ पर हम केवल और केवल प्रसार की बात कर रहे थे, आयतन की, लेकिन जब हमने ये रिलेशन यहाँ ये वाली सारी वैल्यूज इसमें रखी तो हमने देखा कि जैसा ये प्रसार के बीच में संबंध है वैसा ही प्रसार गुणांक के बीच में भी संबंध है। तो गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। ठीक है, तो ये द्रवों के लिए आप ये केस याद रखिए और उसके साथ ये फार्मूला याद रखिए। एक आध बार ये इस पर न्यूमेरिकल जो है पूछा गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, घनत्व और ताप में संबंध। अगर मान लीजिए इसमें कोई हमने द्रव रखा हुआ है और उसका जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं ताप बढ़ाने पर इसके अंदर प्रसार होगा द्रव का, द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी और इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब इनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इसको हम ताप देंगे तो इसका घनत्व परिवर्तित होता है अर्थात कम होता है। और किस तरीके से वो ताप पर निर्भर करता है उसके आयतन घनत्व में जो है परिवर्तन, उसके लिए ये फार्मूला है dt बराबर डी नॉट 1 माइनस गामा टी, है ना। ये फार्मूला आप याद रखिए, कई बार तो डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ लिया गया है IRT पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो आते ही हैं। तो dt बराबर डी नॉट 1 माइनस गामा टी, इसका मतलब T डिग्री सेल्सियस पर घनत्व, इसका मतलब है सामान्य ताप पर घनत्व, ये गामा है उस द्रव का आयतन प्रसार गुणांक और T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिए। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि द्रवों के बीच में जो यानी जल जो होता है, जल, उस जल का जो असामान्य व्यवहार है, असामान्य जो प्रसार होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किस टेम्परेचर पर उसका घनत्व अधिकतम या फिर उसका आयतन न्यूनतम होता है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं जल का असामान्य प्रसार का क्या मतलब है। देखिए अभी तक हमने एक फार्मूला जो पढ़ा है कि डी टी इज इक्वल टू डी नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस गामा टी, इससे ये पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी द्रव का घनत्व कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी द्रव का ताप जो है 5 डिग्री सेल्सियस हो, फिर 4 हो, फिर 3 हो, 2 हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाएंगे वैसे वैसे उसका घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसा ही होता है नॉर्मली, सामान्यतः किसी भी द्रव के साथ ऐसा ही होता है कि ताप बढ़ाने के साथ उसका घनत्व घटता है। लेकिन द्रव के जल के केस में आप याद रखिए कि इसका जो प्रसार है वो असामान्य प्रसार है, यानी अन्य द्रवों से ये थोड़ा अलग है। क्योंकि अन्य द्रवों में जब आप टेम्परेचर, मान लीजिए किसी द्रव का टेम्परेचर आप 10 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक कर रहे हैं तो आप लगातार टेम्परेचर को घटा ही रहे हैं, और जब टेम्परेचर को आप घटा रहे होंगे तो उसका घनत्व क्या हो रहा होगा, तो घनत्व उसका धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें, जल की बात करें तो जल के केस में थोड़ा अलग है। जल के केस में ऐसा नहीं होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज़्यादा हो, बल्कि जल के केस में ये देखा गया कि ताप बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे देखिए यहाँ से 0 से है ये, अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ा रहे हैं 0 से लेकर 4 तक जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसका घनत्व क्या होता जाता है, पहले तो इसका घनत्व बढ़ता है। जबकि किसी और द्रव के केस में आप देखिए ताप बढ़ाएंगे तो घनत्व कम होगा, लेकिन जल के केस में उसका ताप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो पहले तो उसका घनत्व बढ़ता है घटने की बजाय, और उस 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जब जो है ताप को बढ़ाते हैं तब जाके फिर इसका घनत्व क्या होने लगता है, कम होने लगता है बाकी द्रवों की तरह। लेकिन इस 4 डिग्री सेल्सियस से पहले का जो केस है ये देखिए एकदम असामान्य प्रसार हो रहा है। किसी भी और द्रव में ऐसा नहीं होता कि ताप उसका बढ़ाएं तो उसका घनत्व जो है बढ़ता जाए, उसका घनत्व घटता ही है। लेकिन जल के केस में ये इसका असामान्य व्यवहार है कि जल का ताप अगर आप 0 से 4 तक ले जाएंगे तो उसका घनत्व घटने की बजाय पहले बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। और यहाँ से आप फार्मूला देखिए कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी घनत्व और आयतन एक दूसरे के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती हैं निश्चित द्रव्यमान के लिए। यानी अगर घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम है तो आयतन क्या होगा, आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा। ठीक है, तो जल के लिए आप ये दोनों ग्राफ याद रखिए कि जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है या फिर आयतन न्यूनतम होता है। ये जल का असामान्य गुण है,
या असामान्य प्रसार है। ठीक है, और अब देखिए जल के असामान्य प्रसार की वजह से ही कुछ बातें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर क्या होता है कि ये पाइप में जो पानी, जो ये द्रव प्रवाहित पानी प्रवाहित होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर ये पाइप जो है फट जाती है। तो इसका हमको रीज़न अगर समझना हो तो इसी कॉन्सेप्ट से आप समझिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिकतम। यानी जो जल के अणु होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बल्कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 से कम टेम्परेचर की बात करें, 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर आप देखिए तो जैसे जैसे ताप जो है ये कम हो रहा है वैसे वैसे इसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर करें 3, 2 और 0, तो जल के जो अणु हैं वो और नज़दीक और जमने की बजाय और नज़दीक आने की बजाय वो दूर दूर होते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल के अणु एकदम नज़दीक रहते हैं, भले ही वो द्रव की अवस्था में रहता है। लेकिन जब वो जल बर्फ बनता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी घनत्व उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब जल जो है जमता है और जम के जब बर्फ बनता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी कम होने के बजाय उनके अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, अर्थात वो उसका प्रसार होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जल के अंदर अगर देखा जाए तो उसका प्रसार होता है। और यही होता है इसमें प्रवाहित होने वाला, जब जल ठंडियों में जब जम के बर्फ बनता है तो बर्फ बनने के बाद ये इसके अंदर प्रसार होता है, इसका आयतन बढ़ता है, और आयतन जब बढ़ता है तो ये नली कभी कभी फट जाती है। और ऐसा ही होता है कि 2 चट्टानें जो होती हैं, चट्टानों के बीच में जो द्रव मतलब जल गिरा रहता है और वो जब जमता है तो वो चट्टानों में भी दरार आ जाती है, फट जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वो जल बर्फ बनता है तो उसके सिकुड़ने के बजाय उसमें प्रसार होता है। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और पूछा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर तालाबों में मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं, या उसके तालाब में मतलब तली में जो है ताप कितना रहता है। तो देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये बर्फ़ पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो इसके संपर्क में ये जो जल के अणु यहाँ पर आएंगे वो भी ठंडे हो जाएंगे, और जब ठंडे हो जाएंगे तो ठंडे होते होते इनका टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तो आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है, इसका अधिकतम। और जैसे इसका घनत्व इन बाकी द्रव के अणुओं से अगर इसका घनत्व ज़्यादा होगा तो ये तुरंत नीचे की तरफ डूब जाएंगे, है ना, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से। तो जैसे ही इनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है इनका घनत्व अधिकतम होता है और ये नीचे डूब जाते हैं। इसी तरीके से एक एक करके पूरे का पूरा जो द्रव है उन सब का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि और बर्फ़ पड़ा हुआ है तो अब इनका टेम्परेचर 4 से कम होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब इस 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम हो गया और पूरे द्रव का ताप 4 डिग्री सेल्सियस है, अब ये बर्फ़ का अणु इसके अंदर नहीं डूब सकता क्योंकि इसका जो घनत्व है वो इसके घनत्व से क्या है, कम है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, जल के लिए। ठीक है, तो इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसी वजह से ये बर्फ़ के बाकी टुकड़े इसके अंदर नहीं डूबते हैं और ये बर्फ़ की परत ऊपर पड़ी रहती है और अंदर पूरा जो द्रव है यानी जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर उनका ताप मेंटेन रहता है, जिससे इसके अंदर के जो जलीय जीव हैं वो जिंदा रह जाते हैं। तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि ठंडियों में अगर मान लीजिए कहीं पर जो है जल जो है जमने वाला है तो उसकी सतह में जो द्रव है उसका ताप कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से कम या ज़्यादा या बराबर। तो ध्यान रखना है कि उसका ताप जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने देख लिया कि ठोसों में उसमें प्रसार, जिसमें आपने रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक यानी अल्फा, बीटा, गामा के बारे में बात किया। इनके बीच का आपने संबंध देखा। फिर हमने द्रवों के बीच में प्रसार गुणांक देखा, वास्तविक, आभासी और बर्तन का, उनके बीच में संबंध देखा। ताप बढ़ाने से घनत्व घटता है, उसके लिए आपने फार्मूला देखा dt बराबर d01 माइनस गामा टी। फिर हमने देखा कि जल का जो है असामान्य व्यवहार क्या है या असामान्य प्रसार क्या होता है। इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। चलिए, तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 2 मीटर लंबी लोहे की छड़ का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में छड़ में रेखीय प्रसार होगा। यानी कोई छड़ है और इस छड़ की लंबाई दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन है, और इस छड़ की लंबाई का मान कितना है, प्रारंभिक लंबाई, तो ये है 2 मीटर, और इसका ताप कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया गया, 25 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक, 75 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब ताप में जो वृद्धि हुआ या ताप में परिवर्तन वो कितना, तो 75 माइनस 25 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें फिर इन्होंने अल्फा का मान भी दिया हुआ है। इसके लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान है
11 गुणे 10 के घात माइनस 6 प्रति डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए कि जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक इस पदार्थ का जिस पदार्थ का ये छड़ बना हुआ है उसका जो है अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी इसका ये क्वालिटी जो है इसके अंदर ये चेंज नहीं होती, ये इसका अभिलाक्षणिक गुण है। अगर दूसरा पदार्थ लेंगे तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक अलग होगा। ठीक है, तो ताप बदलने से या कोई और चीज़ बदलने से इस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि रेखीय प्रसार कितना होगा। रेखीय प्रसार का मतलब कि ताप बढ़ाने पर कितनी लंबाई में वृद्धि होगी। तो अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक के लिए, वो फार्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से हमको किसका मान पता करना है, तो इससे हमको मान पता करना है जो है होने वाली वृद्धि का मान यानी एल का मान। तो यह आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्फा का मान, डेल्टा एल का मान और टी का मान, जितने भी इसमें मान दिए हुए हैं सब मान यहाँ पर रख दिए जाएं। तो सब मान रखिए, अल्फा का मान रखेंगे 11 गुणे 10 के घात माइनस 6, एल का मान ये प्रारंभिक लंबाई है 2 मीटर और गुणे में ये डेल्टा टी का मान कितना है, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 गुणे 10 के घात ये माइनस 6, 50 गुणे 2 यानी 100 यानी कि 10 के घात 2, 10 के घात माइनस 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -4। तो 11 गुणे 10 के घात -4 और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो ये मीटर में इतना आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन जो है वो सारे के सारे ऑप्शन मिलीमीटर में, तो इस मीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं मीटर मिलीमीटर में क्या रिलेशन है। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। इसका मतलब कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा 10 के घात 3 मिलीमीटर। 1 मीटर में 10 के घात 3 मिलीमीटर, तो इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर 10 के घात -3 मीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में 10 के घात -3 मीटर होता है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए या तो यहाँ से यही रिलेशन है, अगर इस मीटर को हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 गुणे 10 के घात -4 मीटर और इसमें गुणा कर देंगे किससे 10 के घात 3 से, तो आ जाएगा 11 गुणे 10 के घात -1 और ये किस में आ जाएगा मिलीमीटर में। और 11 गुणे 10 के घात -1 का मतलब क्या हो गया, इसको अगर भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.1 मिलीमीटर। ठीक है, यानी जो रेखीय प्रसार आएगा वो कितना आएगा 1.1 मिलीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 1.1 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया हुआ है L1 तथा L2 लंबाई की 2 छड़ें ऐसे पदार्थों की बनाई जाती हैं जिनके रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा1 तथा अल्फा2 हैं, यानी 2 छड़ हैं जिनकी लंबाइयां और उनके प्रसार गुणांक दिए हैं। करें किसी भी ताप पर इन छड़ों की लंबाइयों का अंतर समान रहने की आवश्यक शर्त क्या है। लंबाइयों का अंतर समान रहने की शर्त का मतलब ये कि दोनों की छड़ों की में जो लंबाई में वृद्धि होगा डेल्टा L1 और डेल्टा L2, इन दोनों के आपस में बराबर रहने की शर्त बतानी है। और जो दोनों छड़ दिए हुए हैं उनकी प्रारंभिक लंबाई दी हुई है ना, 2 छड़ हैं और एक की लंबाई है L1 दूसरे की लंबाई है L2। रेखीय प्रसार गुणांक भी दिया है अल्फा1 और अल्फा2। तो कह रहे हैं कि इनकी लंबाइयों में जो परिवर्तन होगा यानी डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इनके बराबर रहने की शर्त क्या है। तो आप जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू में डेल्टा टी। यही तो फार्मूला होता है रेखीय प्रसार गुणांक का। अब मान लीजिए हम पहली छड़ के लिए लिखेंगे तो अल्फा1 लिखेंगे, यहाँ डेल्टा L1 लिखेंगे, यहाँ भी L1 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर दूसरी छड़ के लिए लिखते हैं तो क्या होता, अल्फा2 बराबर डेल्टा L2 अपान L2 इंटू डेल्टा टी। और शर्त जो दिया है वो है डेल्टा L1 और डेल्टा L2 को बराबर रखना है। तो इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों जगहों से डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का मान निकालेंगे। तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा1 L1 डेल्टा टी, और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा L2 का मान अल्फा2 L2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, शर्त के अनुसार इनको आपस में बराबर कर दीजिए। तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का मान तो यह आ जाएगा अल्फा1 L1 डेल्टा टी बराबर अल्फा2 L2 और उसके बाद डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, रिलेशन क्या मिलेगा, अल्फा1 L1 बराबर अल्फा2 L2, यानी ये रिलेशन आ जाएगा, यही शर्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, L1 अल्फा1 बराबर L2 अल्फा2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है रेखीय प्रसार गुणांक के फार्मूले पर ही आधारित था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2 मीटर भुजा वाले एक घन का ताप 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यानी ये जो 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये ताप में होने वाली वृद्धि का मान है डेल्टा टी का, और उस घन की भुजा का मान कितना था, तो घन की भुजा है 2 मीटर। घन की भुजा को अगर L माने तो ये है 2 मीटर। अब कह रहे हैं कि जब ये ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई में 0.04 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में वृद्धि यानी कि भुजा में वृद्धि, डेल्टा L का मान 0.04 मीटर। ठीक है, ये घन की बात हो रही, क्षण की बात नहीं हो रही। तो कह रहे हैं उसमें कि घन का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, वो भी प्रति डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए घन की अगर बात करें तो घन के प्रसार गुणांक के लिए मैंने जो आपको फार्मूला बताया, वो फार्मूला क्या था, घन आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणे में ताप वृद्धि। ठीक है, और आप यहाँ से देखिए ना तो आप आयतन का परिवर्तन यहाँ पर कुछ दिया हुआ इसके बारे में, और ना ही आयतन का प्रारंभिक मान। तो लेकिन जो मान दिया है उस मान को अगर हम लोग देखें, लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है ये दिया है, प्रारंभिक लंबाई का मान दिया है, और ताप में वृद्धि का मान दिया है। तो आप जानते हैं कि इसकी मदद से आप लंबाई वाले केस से आप अल्फा का मान तो निकाल ही सकते हैं, अल्फा के फार्मूले से। और अगर अल्फा निकल गया तो गामा निकालने के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 अल्फा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले अल्फा निकालना है, फिर अल्फा की हेल्प से गामा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला है डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा टी। सबके मान रख देते हैं। डेल्टा L का मान है 0.04 बटे में प्रारंभिक मान कितना है यहाँ पर 2, और गुणे में डेल्टा टी का मान कितना है, ये है 80। अब देखिए ऊपर और नीचे अगर 100 से गुणा कर देते तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 4, और ये हो जाता 2 गुणे 80, और 100 से गुणा किए हैं तो 2 और 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 2 से अगर इसको हम काट देते तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से इसको भी काट दे तो ये आ जाएगा 1 बटे में ये 4, उसके बाद 0 और 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसमें हम भाग कर दें 1 में तो कितना आ जाएगा, 3 0 हैं तो यह आ जाएगा 0.000 और उसके बाद 2 5। ठीक है, ये किसका मान आएगा, तो ये मान आ जाएगा अल्फा का, और अल्फा का मान किस में आएगा, ये प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, आयतन प्रसार गुणांक गामा का मान। अब अगर गामा का मान पूछ रहे हैं तो गामा का मान निकालने के लिए अल्फा का 3 गुना करिए, तो आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर 3 इंटू अल्फा, और अल्फा का मान रख दीजिए 0.00025, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.00075 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन कोई भी इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसको 10 के पावर में लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसा तो कर ही सकते हैं, अगर इस दशमलव को मान लीजिए हम यहाँ पर ले जाएं, 5 अंक खिसका दे दाहिने साइड, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 75 गुणे 10 के घात 5 अंक दाहिने साइड ले गए हैं तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -5, और ये प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 75 इंटू 10 पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि किसी धातु की एक गेंद का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 600 घन सेंटीमीटर है, यानी 600 घन सेंटीमीटर जो है वो क्या चीज़ का मान है, तो ये है 600 घन सेंटीमीटर जो है, या सेंटीमीटर क्यूब जिसको बोलते हैं, ये प्रारंभिक आयतन का मान दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर 606 घन सेंटीमीटर हो जाता है, यानी अभी आयतन 600 घन सेंटीमीटर है, लेकिन जब ताप इसका 0 से 100 कर देते हैं, 0 से 100 करने का मतलब ताप में वृद्धि कितना हो गया, पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो शुरू में आयतन 600 जो घन सेंटीमीटर था वो बाद में कितना हो गया, 606 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब आयतन में वृद्धि का मान कितना हो जाएगा, आयतन में वृद्धि बराबर 606 माइनस 600, तो कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन में वृद्धि आ जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन में वृद्धि का मान निकल गया, प्रारंभिक आयतन मिल गया, और आपको ताप में वृद्धि मिल गया। अब इस सवाल में पूछ क्या रहे हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का एकदम उल्टा है, इसमें रेखीय प्रसार गुणांक का मान पूछ रहे हैं, जबकि आयतन की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, आयतन प्रसार गुणांक गामा का मान, और गामा जैसे निकल जाएगा तो आप जानते हैं गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 अल्फा। यहाँ से आप गामा का मान रख देंगे तो अल्फा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम गामा का ही मान निकालते हैं। तो गामा इज इक्वल टू फार्मूला है डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा टी। सारे मान रखे जाएं, ये हो जाएगा 6 इसका मान, और बट्टे में V का मान कितना है, ये है 600, और गुणे में ये 100 हो जाएगा। हल करेंगे इससे, इसको काट देंगे तो यहाँ 100
10 के घात 4 और ये ऊपर जाके 10 के घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गामा का मान आ गया 10 के घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब अल्फा का मान निकालना है, तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा अपान 3। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा का मान रख दीजिए कितना, 10 के घात -4, तो 10 के घात -4 बटे में 3। भाग कर देते हैं इससे, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और भाग करेंगे तो आएगा 0.33 और गुणे 10 के घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया है, तो दशमलव को 2 अंक अगर इधर खिसका दें तो ये हो जाएगा 33 गुणे 10 के घात -2 और ये 10 के घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 के घात -2 और 10 के घात -4 मिलके क्या हो जाएगा 10 के घात -6, तो 33 गुणे 10 के घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्फा गामा की हेल्प से आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 33 गुणे 10 के घात -6। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है, एक शीशे की खिड़की 10 डिग्री सेल्सियस पर 20 गुणे 10 के घात 3 सेंटीमीटर है। शीशे का रेखीय प्रसार गुणांक 9 गुणे 10 के घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस है। यदि ताप जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए तो क्षेत्रफल में लगभग वृद्धि बताना है। यानी पहले ताप दिया था कितना, पहले ताप था 10 डिग्री सेल्सियस और बाद में हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितने की वृद्धि हो गई ताप में, डेल्टा टी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद देखिए जो माप दिया है प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, तो वो 20/30 है, 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20/30 क्षेत्रफल है। ठीक है, प्रारंभिक, और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान कितना दिया है, तो अल्फा का मान है 9 गुणे 10 के घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, और हमको पता करना है यहाँ पर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, यानी हमको डेल्टा ए का मान पता करना है, डेल्टा ए का मान। अब आप जानते हैं कि डेल्टा ए का मान कहाँ पर आता है, तो अगर हम बीटा का यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला लिखें, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी होता है, तो अगर हम बीटा का फार्मूला लिखें तो उसमें हम ए का मान रखेंगे और डेल्टा टी का मान रखेंगे, तो हम डेल्टा ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी हमको बीटा का मान पता ही नहीं। ठीक है, तो अगर अल्फा का मान दिया है तो बीटा का मान पता करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू अल्फा, है ना, तो अल्फा का मान रख देंगे तो 2 इंटू अल्फा करेंगे कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 के घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बीटा का मान हो जाएगा। अब बीटा का मान मिल गया, अब बीटा का फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा ए का मान निकल जाएगा। तो बीटा का फार्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब सबका मान रख दीजिए, यहाँ पर बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान दिया हुआ है ये बीटा का मान हमने निकाला 18 गुणे 10 के घात -6, और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 20 गुणे 30 और डेल्टा टी का मान कितना है 40। ठीक है, अब ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 42 गुणे 10 के घात -3। ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 42 गुणे 10 के घात -2, 42 गुणे 10 के घात -2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर एक क्षण की लंबाई 0.2% बढ़ जाती है। यानी इसमें देखिए लंबाई में वृद्धि का मान नहीं दिया है, बल्कि उसका मान प्रतिशत में दिया है। तो अगर हम ये मान लें कि क्षण की प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, क्षण की प्रारंभिक लंबाई थी 100 सेंटीमीटर, तो लंबाई में वृद्धि का मान कितना हो जाएगा, इस 100 का कितना प्रतिशत बढ़ गया है 0.2%, है ना, 100 का 0.2% कितना आ जाएगा 100 गुणे 0.2 और बटे में 100, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो कितना वृद्धि आ गया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर लंबाई को हम 100 मानेंगे तो लंबाई में वृद्धि का मान 0.2 सेंटीमीटर होगा प्रश्न के अनुसार। अब कह रहे हैं कि ताप में कितना वृद्धि हुआ था, तो ताप में वृद्धि जो है वो था 100 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी का मान है 100 डिग्री सेल्सियस। पूछ क्या रहे हैं, तो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में आयतन प्रसार गुणांक का मान। आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा के बारे में पूछ रहे हैं, और आप जानते हैं कि इस फार्मूले से आप गामा नहीं निकाल सकते। अगर एल डेल्टा टी दिया है तो आप गामा नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं, और अगर अल्फ़ा निकल गया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो चलिए अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा
टी मान रखेंगे 0.2 बटे में ये एल का मान कितना 100 और गुणे में डेल्टा टी का मान कितना 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 गुणे 10 के घात -4 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्फा का मान आ गया 2 गुणे 10 के घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। अल्फा का मान आ गया तो गामा का मान हम निकाल लेंगे, आयतन प्रसार गुणांक का मान 3 गुणे अल्फा का मान 2 गुणे 10 के घात -5, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 के घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 6 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दिया हुआ है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस करने पर उसका आयतन 2 गुना हो जाता है। देखिए दाब स्थिर है और ताप अगर 0 से 273 कर रहे हैं यानी कुल परिवर्तन 273 का है, तो जो आयतन है वो 2 गुना हो जा रहा है। तो आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन में स्थिर दाब दिया है और पीछे आपने जो चैप्टर पढ़ा है गैसीय नियम, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। गैसीय नियम चैप्टर में आपने पढ़ा था कि स्थिर दाब पर कौन सा नियम लगता है, तो स्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम लगता है। और चार्ल्स के नियम का मैंने आपको 2 रूप बताया था, V1/T1 = V2/T2। लेकिन इसमें कहीं पर भी आयतन प्रसार गुणांक तो निकल नहीं सकता इससे। तो एक और मैंने फार्मूला आपको बताया था VT = V0 और 1 + गामा T। ये भी तो चार्ल्स का ही नियम था और इसमें आयतन प्रसार गुणांक गामा भी आ रहा है। तो प्रश्न के अनुसार ताप में जो वृद्धि है, देखिए ताप में वृद्धि वो कितने का है, तो ताप में वृद्धि है पूरा शुरुआत में 0 था और बाद में 273 है, यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। ठीक है, यानी टी का मान है ये, टी का मान। और VT यानी अंतिम जो भी 273 डिग्री पर जो आयतन है वो कितना है, प्रारंभिक आयतन का 2 गुना यानी कि 2 × V0। ठीक है, यही तो कह रहे हैं कि इस ताप पर जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 2 गुना, यही है प्रारंभिक आयतन प्रारंभिक ताप पर। ठीक, अब इसी में रख देंगे तो हमको गामा का मान मिल जाएगा। तो VT का मान रखिए 2 × V0 = ये V0 ब्रैकेट में 1 + गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो गामा को गामा ही रहने दीजिए और T की वैल्यू हो जाएगी 273। V0 से V0 कट जाएगा तो 2 = 1 + गामा × 273। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो 1 = गामा × 273, तो गामा = आ जाएगा 1/273 पर डिग्री सेल्सियस, यानी आयतन प्रसार गुणांक का मान आ जाएगा 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 ये तीनों के तीनों जो हैं जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर आधारित है, यानी इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें दिया है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, पेंदे के पानी का इस क्षण पर ताप होगा। और ऑप्शन दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से कम, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने देखिए अभी आपको बताया था ये जो पानी जो होता है अंदर का जो ताप रहता है वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन ही रहता है, इससे कम नहीं होता, इसीलिए मछलियाँ यहाँ पर जिंदा रह जाती हैं। तो आंसर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कम भी नहीं होगा, 4 से ज़्यादा भी नहीं होगा, बल्कि 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए। यदि किसी धातु की क्षण की लंबाई 2 गुनी कर दें तो इसका रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा 2 गुना, आधा वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि रेखीय प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक ये उस पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन 2 गुना है कि 4 गुना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उस अल्फा का मान या बीटा का मान या गामा का मान बदलता नहीं है। उस पदार्थ की ये वो क्वालिटी है जो हमेशा उसके साथ रहती है। ठीक है, तो प्रसार गुणांक कुछ भी हो, मतलब प्रसार उसके अंदर लंबाई का कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसका अल्फा जो है वो नहीं बदलता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि शिमला में जाड़ों के दिनों में पानी के नल कभी कभी फट जाते हैं, यानी जहाँ ठंड पड़ रही वहाँ पर पानी के जो नल हैं वो कभी कभी फट जाते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, क्योंकि ठंडा होने पर पानी के आयतन में वृद्धि होती है, फिर दूसरा है पानी की बर्फ़ बनने पर आयतन बढ़ता है, तीसरा है ठंडा होने पर पानी सिकुड़ता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मैंने आपको एक ग्राफ बताया था और वो ग्राफ आप ध्यान रखिए कि पानी के लिए खास बात है उसके आयतन
और ताप के बीच में एक रिलेशन है और ये असामान्य व्यवहार होता है जल का, यानी किसी भी और द्रव में ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके अंदर ये क्या होता है कि जब ये 4 डिग्री सेल्सियस से इसको हम कम टेम्परेचर पर कम करते हैं, यानी इसका ताप हम जब 4 से और कम करने लगते हैं तो इसका आयतन घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ने लगता है ना। यानी कि जब पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर आती है, बर्फ़ बनने जाती है, तो उसका आयतन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी वो फैलने लगता है। और यही कारण है कि ये जो नल होते हैं पानी के, इसके अंदर ये जब जमने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस का ताप होता है तो ये इसके अंदर प्रसार होता है, जिसकी वजह से ये नली फट जाती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, पानी के बर्फ़ बनने पर उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऊष्मीय प्रसार जो चैप्टर है उसके हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इसके हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी कर लिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए घर पे और इस पूरे चैप्टर को भी रेडी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।